हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है बिजनेस स्टडीज का डे नंबर 1 और क्योंकि ये स्टार्टिंग है एक नई सीरीज की, तो हम लोग आज पहले बेसिक्स को समझ लेंगे। देन उसके बाद अपना तो मोटो है ही कंप्लीशन विद परफेक्शन। तो समझना ध्यान से कि ये एक्चुअल में जो बिजनेस स्टडीज है ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया टर्म है। देखो, बिजनेस करना सबको अच्छा लगता है, बट बिजनेस को जान करके करने में जो फायदा है ना, वो फिर कहीं नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर बिजनेस तो सब करता है, बट बिजनेस के बारे में नॉलेज, वो परफेक्शन होना चाहिए। देन उसके बाद अगर बिजनेस आप करते हो, देन आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन यही तो करते हैं, पहले उस चीज के बारे में नॉलेज ग्रैब करते हैं, देन फाइनली वो एक बड़े टाइकून बन जाते हैं। क्लियर है? और नहीं भी बनते हैं तो क्या होता है, वो अपने अंदर तो वो हायर कर लेते हैं ना बड़े बड़े बिजनेसमैन के माइंड को। समझ रहे हो ना? तो ये बिजनेस है क्या, समझना ध्यान से। बट उसको भी समझने के पहले थोड़ा अपने सिलेबस को जान ले कि ये हम लोगों ने जो पीछे लिखा है इतना सारा, ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया टर्म है। समझ लो, ये तो पता है वीडियो नंबर 1। देन ये क्या है, देखो कोड 054, ये है बिजनेस स्टडीज का कोड जो सीबीएसई ने कोड किया है। इस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कोड में डाला गया है। कोड 054 है हमारा बिजनेस स्टडीज का कोड। क्लियर है? देन हम लोग बिजनेस स्टडीज को जो कंप्लीट करेंगे वो 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्या है? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की नींव क्या है। और वो तो पता ही होगा ना कि कोई भी चीज को पढ़ने के पहले उसके नींव को जानना बहुत जरूरी है। अगर नींव जितना मजबूत है, बिल्डिंग उतना ही मजबूत और टिकाऊ होगा। समझ रहे हो? तो पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। देन पार्ट बी में चले जब जाएंगे तो पढ़ेंगे फाइनेंस एंड ट्रेड, मतलब बिजनेस में किस तरीके से फाइनेंस होगा। एंड देन ट्रेड के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ना है। पार्ट ए में टोटल 6 चैप्टर मिलकर पार्ट ए को कंप्राइज किया गया है। देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर वो होगा पार्ट बी, जो है चैप्टर 4। मतलब ये पूरे क्लास 11 में हम लोगों को 10 चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है? जिसमें क्योंकि आज स्टार्टिंग है तो ऑब्वियस सी बात है चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पार्ट ए का जो चैप्टर 1 है, पार्ट ए चैप्टर 1, यहां पे ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, पार्ट ए का चैप्टर 1 जो है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब इसे भी पहले हम लोग नॉर्मली ये पढ़ते थे, बिजनेस क्या है, बिजनेस के मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब पढ़ते थे। बट अब ये 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यहां पे ये न्यू इंक्लूडेड हो गया है सेक्शन 1 में, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किसका? क्योंकि इंडिया है तो इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग सेक्शन 1 में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन बात करेंगे सेक्शन बी, जब हमारा सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा तब सेक्शन 2 में हम लोग फिर से वही बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, फीचर्स क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करें सेक्शन 1। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर बात कर लेते हैं सेक्शन 1 हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो उसके पहले हमारा थोड़ा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। देखो, हम लोग जो है ना, वो अगर बात करो तो नॉर्थ में हिमालय है, तो साउथ में हमारा सी से घिरा हुआ है। ठीक है? तो यहां से नॉर्थ टू साउथ का जो कनेक्शन होगा वो लैंड रूट से था। ठीक है? तो उसे हम लोग मेनली क्या बोलते थे, उसे हम लोग बोलते थे सिल्क रूट। सिल्क रूट बोलने का मतलब ये था कि वहां पे सिर्फ सिल्क, जो हमारा जो कपड़ों का जो आयात निर्यात होता था वो उससे होता था। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करो और बोलो तो फुल ट्रांसपोर्टेशन मींस जो था नॉर्थ टू साउथ का, वो सिल्क रूट के थ्रू होती थी, जिसे उसका नाम दिया गया सिल्क रूट। क्योंकि यहां पे मेनली जो था वो सिल्क, मतलब सिल्क, कॉटन, ये कपड़े से रिलेटेड जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी। तो क्या है, इंडिया गॉट कनेक्टेड थ्रू द फॉरेन कंट्री थ्रू नेटवर्क ऑफ रूट्स, दैट इज सिल्क रूट्स, नेटवर्क ऑफ रूट्स। समझ रहे हो ना? यहाँ पे मेनली सिल्क की ट्रेडिंग होती थी तो इसलिए इसे सिल्क रूट का नाम दिया गया, बट ये कनेक्टेड था रूट्स के थ्रू ही। क्लियर है? देन अब ये तो हम लोगों ने नॉर्थ साउथ की बात की, अब थोड़ा ईस्ट वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ईस्ट वेस्ट से जो इंडिया कनेक्टेड थी फॉरेन कंट्री से, तो उसे हम लोग मेनली क्या बोलते थे, स्पाइस रूट। क्यों स्पाइस रूट? नाम से ही पता चल रहा है ना कि यहाँ पे मसालों की ट्रेडिंग होती थी। ठीक है? तो ईस्ट एंड वेस्ट रूट्स बाय सी वर यूज्ड फॉर
ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज स्पाइस रूट। ये ईस्ट और वेस्ट किससे कनेक्टेड थी? सी के थ्रू कनेक्टेड थी, मतलब वाटर वेज के थ्रू कनेक्टेड थी। क्लियर है ना? तो इस रूट का नाम क्या था? स्पाइस रूट। देन अब देखो, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी हिस्ट्री की बात चल रही है, तो यहां पे ये लाइन समझना विथ एग्जांपल्स के साथ समझना बहुत जरूरी समझा जाता है। क्या है? द ट्रेड वॉज मेनली कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड, ये तो ऊपर से ही पता चल गया। देन एग्जांपल्स क्या है? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो has established commercial connection with Mesopotamia, mainly traded in gold, silver, copper, colored gemstone, etc. मतलब ये तो पता चल रहा है ना, हड़प्पा और मोहनजोदारो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, वहां से ही हमारा जो सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग देखने को मिला। वो लोग मेनली किस चीज में ट्रेडिंग करते थे? मेसोपोटामिया से इन सब चीजों में ट्रेडिंग करते थे। अब थोड़े से और बैकलॉग में चले जाते हैं। तुम लोगों को ये पता होगा कि बार्टर सिस्टम पहले चलता था, मतलब बोले तो ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ गुड्स, एक सामान दो तो दूसरे सामान ही मिलेगा। बट यहां पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में मॉनेटरी सिस्टम, बोले तो कॉइन्स चले हैं एंड पैसे सिक्के चलते थे ना, तो यहां पे ही ये हमारा हिस्ट्री में ही ये देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या चीजें हम लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देन उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में तो हम लोगों ने जाना, बट उसके अंदर किन किन टॉपिकों को पढ़ना है ये जानना भी जरूरी है। तो देखो, ये मेनली 9 टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। क्या क्या है? इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, मेजर ट्रेड सेंटर्स, दिस ऑल आर। क्लियर है? हम लोगों को वन बाय इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से इसे परफेक्शन के साथ कंप्लीट करके हमें आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम, मतलब इंडिया का अपना बैंकिंग सिस्टम कैसा था। तो देखो, यहां से ही साहूकारों, सेठ्स की बात कर लो, सारा कुछ यहीं से सारी चीज की उत्पत्ति होती है। मतलब ओरिजिनेशन हमारा यही है, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। पहले बड़े बड़े बैंक थोड़ी थे, बट काम चलता था। तो क्या था? देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले इसके फीचर्स को समझते हैं। फीचर का मतलब होता है इसकी आव भाव, इसकी रूपरेखा कैसी थी। तो अगर बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो सबसे पहले चलता था इनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ट्रांजैक्शन, जो लेन देन होती थी, उसमें कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज था मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स यही देखना, कहीं स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से पहले मेटल कॉइन्स चलती थी। ठीक है? देन दूसरा बात करते फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? ये तो पूरा नया टर्म है सर। क्रेडिट का मतलब होता है उधार और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो अगर मान लो तुम किसी से कुछ परचेज करने जाते हो तो फ्री में लेते हो क्या? नहीं ना, कुछ लेते हो तो उसके बदले कुछ देते हो, पैसे की बात कर लो। क्लियर है? उधार में, हाँ, उस समय उधार में अगर लोगे तो तुम कुछ दोगे नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो क्या है? देखो, हुंडीज एंड चिट्ठीज आर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हुंडीज एंड चिट्ठीज, ये हुंडी और चिट्ठी क्या है ये भी स्क्रीन में देखना, कहीं दिखेगा। हुंडी और चिट्ठी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से चलती आ रही है। मतलब ये इसकी उत्पत्ति जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 1881 में इसकी बात की गई थी। हम लोग अकाउंटेंसी जब पढ़ेंगे तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा जिसमें और डिटेल में करेंगे, बट बिजनेस में समझना है तो समझो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हुंडी और चिट्ठी मेनली यूज होती थी। अब क्या है ये समझना, ये हुंडीज इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब अगर तुम क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उधार में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो तुम्हें उसके बदले ये हुंडी दिया जाएगा। ये क्या है? ये है वारंटी ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस होगा, ये वारंटी होगा कि हाँ भाई अभी मैंने तुमसे परचेज किया है, इन फ्यूचर एक लिमिटेड टाइम पीरियड इसमें मेंशन रहता था, उसके बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो ये एक वारंटी होती थी। ठीक है? दूसरा, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इसमें कोई कंडीशन नहीं। अच्छा, मैं तबियत खराब होगा मेरा तो पेमेंट नहीं करूंगा,
मेरा ये हो जाएगा तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मेरे नानी आ जाएगी मैं पेमेंट नहीं करूंगा ना, ऐसा कोई भी कंडीशन इसमें मेंशन नहीं रहेगा। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा जिससे आप खरीद रहे हो सामान को, ठीक है। देन नंबर थर्ड इज कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है कम बेसी करके। इसे पहला बात है कि ट्रांसफर नहीं किया जाता था, बट कभी कभी इसे ट्रांसफर कर देते थे वैलिड नेगोशिएशंस के साथ। मतलब मान लो अगर 10,000 की तुमने परचेज किए उधार में, उसके बदले तुमने हुंडी लिखा है, ठीक है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, तो वो 10,000 रुपए अगर किसी को तुम 10,000 का हुंडी अगर किसी को तुम ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो उस पे नेगोशिएशन मतलब मोल भाव करके उसे ट्रांसफर कर सकते थे। मतलब 10,000 का बदले तुमको 11,000 तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली कम में भाई 9,000 रुपया में ले लो, मुझे 9,000 रुपया दे दो, तुम 10,000 रुपया का हुंडी ले लो मेरे से। तो ये नेगोशिएशन जो होता था वो वैलिड नेगोशिएशन से ये ट्रांसफर हो सकता था। देन इंडिजिनियस बैंकिंग की बात हो रही है तो उसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस भी होगी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुई थी तभी से, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। हाँ, ऑल्दो बोल सकते हैं कि बैंक्स नहीं थे, बट उसके जगह कुछ कुछ जो साहूकार सेट्स ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे थे एज अ बैंकर। देखो, पीपल यूज टू डिपॉजिट प्रीसियस मेटल टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो बैंकर और सेट्स के समय, मतलब जो प्राइवेट पूंजीपति जो लोग थे जिसे हम लोग बोलते थे साहूकार और सेठ बोल लो, तो उनके सामने लोग अपने प्रीशियस चीजों को रखती थी और उनके बदले उनसे मेटल्स पैसे ये ले लिए जाते थे। ये हमारा स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट था। देन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बैंकर एंड सेट्स बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। इस जगह में ये क्या करते थे, ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का काम करते थे, साहूकार सेट्स बोलो, ये एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो तुम्हें उधार दे, वो तुम्हें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करने के लिए और तुम्हें अगर जरूरत है कोई भी काम को करने के लिए जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, वो तुम्हें दे देते थे पैसा। मतलब इस तरीके से टोटली हमारा स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम बोले तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम चलता था। देन यहां से ही इंटरमीडिएरीज की उत्पत्ति हो गई, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब बिचौलियों का किस तरीके से आगमन हुआ। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज। देखो, इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाला इन द सेंस समझ लेना कि जोड़ने वाला, गलत सेंस में नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएरीज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं हो, आपको कुछ बनना है, तो उसके लिए इंटरमीडिएरीज का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, मान लो आप एक अच्छा बिजनेसमैन की बुद्धि रखते हो बट आपके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, देन आप क्या करोगे, आप बैंक में जाओगे, आप बैंक से लोन लोगे, उसके बाद आपकी जो डिजायर्ड एक्टिविटी है वो आप करोगे, देन आप बिजनेस करोगे। तो देखो, एक काम को करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी ना, तो वो किस तरीके से काम किया एज अ इंटरमीडिएरीज, कि तुम्हारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए वो तुम्हें हेल्प कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं अपने कमर्शियल टर्म में इंटरमीडिएरीज। सिर्फ खाने वाला नहीं, हेल्प करने वाला भी। क्लियर है? तो देखो, इंटरमीडिएरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। इट इंक्लूड्स ट्रेड, जो हमारा एंशिएंट इंडिया का जो ट्रेड है उसमें भी ये इंटरमीडिएरीज का बहुत हेल्प था, ठीक है। क्या था, कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड्स। ये क्या है, कमीशन एजेंट। हाँ, अगर वो कोई काम कर रहे हैं आपका तो उसके बदले वो कमीशन लेते थे, ये एक इंटरमीडिएरीज थे। ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, जो हमारा जो ट्रेड था, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उनको मार्केट में मतलब कंज्यूमर तक डायरेक्टली सामान पहुंचाने के लिए इन सब लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का एक्सपेंशन के लिए तो ये सब जरूरतें हैं। तो ये सबसे पहला है पॉइंट इसका, राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज यहां से दिखा। देन द नेक्स्ट वन इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स। जगत सेट्स ये क्या है, ये एक एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज के जैसे काम कर रही थी एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। हाँ, बड़े बड़े जो फॉरेन ट्रेड होते थे इनमें ये इंस्टीट्यूशन मतलब जगत सेट्स मतलब जो बड़े बड़े साहूकार थे उन लोगों का एक इंस्टीट्यूशन था। वो फॉरेन ट्रेड के लिए पैसा देते थे, ऑल्दो हाँ ये बात है कि उसके बदले वो इंटरेस्ट लेते थे। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको वो हेल्प करे तो उसके बदले उनको भी तो कुछ चाहिए ना। तो
वो भी इंटरमीडियरीज में हेल्प कर रहे थे उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जगत सेट्स के इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट बात करता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि देसी बैंकिंग सिस्टम भी किस तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद कर रही थी। हेल्प टू मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट्स, बिल्कुल अभी जस्ट हम लोगों ने किया। नेक्स्ट कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स। देखो समय जैसे जैसे बढ़ते गया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी अपना अपना एक्सपेंशन करते गए। फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, कमर्शियल। अभी देख रहे हो जैसे एसबीआई की बात कर लो, पीएनबी की बात कर लो, ये सारे कमर्शियल बैंक है, ठीक है। और कुछ इंडस्ट्रियल बैंक है। इंडस्ट्रियल बैंक है मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, काफी समय तक के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, आईडीबीआई बैंक बोल लो, आईसीआईसीआई बैंक बोल लो, ये सारे इंडस्ट्रियल बैंक है। और कमर्शियल बैंक तो हम लोग जानते हैं हमारे आसपास दिखता है। तो ये सब भी एज ए इंटरमीडिएट काम करते थे, ये प्रमोट करते थे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन को, इवन अभी भी करते हैं। अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आपको कैपिटल की नीड है, देन ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके से राइज इन इंटरमीडिएट्स का शुरुआत हुआ, जो हमारे हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया में देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन 2 टॉपिक को ही कवर करते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।